कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि आप पुरानी सोच से नई समस्याएं हल नहीं कर सकते हैं। और ये बात आज की हमारी चर्चा पर बिल्कुल फिट बैठती है। आज हम भारतीय राज्यों की आर्थिक किस्मत में आ रहे एक बड़े और अप्रत्याशित मोड़ को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य की एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो अभी अभी लिखी जानी शुरू हुई है। आज हमारे सामने इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है और इसका मुख्य सवाल ये है, क्या भारत के वो राज्य जिन्हें हम पारंपरिक रूप से पिछड़ा मानते आए हैं अब आखिरकार आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों के साथ कदम मिला रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं, बल्कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए भी बेहद जरूरी है। हाँ बिल्कुल। खासकर जेएस पेपर 3, जहां हम भारतीय अर्थव्यवस्था और राजकोषीय संघवाद फिस्कल फेडरलिज्म जैसे विषयों को पढ़ते हैं। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले आइए इस शब्द को समझते हैं, आर्थिक अभिसरण या इकोनॉमिक कन्वर्जेंस। सुनने में ये थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। कल्पना कीजिए कि दो धावक एक दौड़ में है, एक बहुत आगे है और दूसरा पीछे। ठीक है। अभिसरण का मतलब है कि जो धावक पीछे है वो अब आगे वाले से ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है ताकि दोनों के बीच का फासला कम हो सके। अच्छा। तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जब कम आय वाले राज्य अधिक आय वाले राज्यों की तुलना में तेजी से विकास करते हैं तो इसे ही अभिसरण कहते हैं। मतलब ये एक तरह का कैचअप गेम है। और ये देश के लिए जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि किसी भी देश की जीडीपी उसके राज्यों की जीएसडीपी का कुल जोड़ ही तो है। सही बात है। अगर देश के पिछड़े हिस्से तेजी से आगे नहीं बढ़ेंगे तो पूरा देश अपनी पूरी क्षमता से कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये उस टीम की तरह है जिसका सबसे कमजोर खिलाड़ी भी जब अच्छा खेलने लगता है तभी पूरी टीम जीतती है। और यहीं पर इसी पॉइंट पर लेख एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है। इसने दो अलग अलग समय अवधियों का विश्लेषण किया है, एक महामारी से पहले और एक महामारी के बाद, और दोनों की तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प है। अगर हम वित्त वर्ष 2013 से 2019 तक देखें, यानी महामारी से ठीक पहले के 6 साल, तो हमें अभिसरण यानी फासला कम होने के कोई संकेत नहीं मिलते, बल्कि हमें विचलन यानी डाइवर्जेंस देखने को मिला। विचलन मतलब फासला और बढ़ रहा था। बिल्कुल। अमीर राज्य और अमीर हो रहे थे और गरीब राज्य आर्थिक विकास की दौड़ में और पिछड़ रहे थे। ये भारत के संतुलित विकास के लिए एक चिंताजनक संकेत था। लेकिन फिर महामारी आई और जब सब कुछ अस्त-व्यस्त था, तब कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। एकदम। हाँ, यही सबसे हैरान करने वाली बात है। वित्त वर्ष 2019 से 2025 के अनुमानित दौर में लेख कहता है कि तस्वीर पूरी तरह से पलट गई है। एकदम 180 डिग्री का मोड़। अब हमें अभिसरण के साफ सबूत मिल रहे हैं। कम आय वाले राज्य औसतन ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और इसमें सबसे आगे रहे हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्य। अरे वाह! इन राज्यों ने अपनी विकास दर में एक बड़ा और सकारात्मक उछाल दिखाया है। ये तो उम्मीद के बिल्कुल उलट है। किसी भी आर्थिक संकट का सबसे बुरा असर तो आमतौर पर कमजोर अर्थव्यवस्थाओं पर ही पड़ता है। सही कहा। तो फिर ये उल्टा कैसे हुआ? लेख में कई संभावित कारणों को परखा गया होगा। क्या ये बेहतर शिक्षा थी या इंडस्ट्री की बनावट में कोई बदलाव? तो फिर वो कौन सी एक वजह है, वो कौन सा एक्स फैक्टर है जो इस पूरी कहानी को बदल रहा है? यही इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है। जब सारे आंकड़ों की धूल छंटी तो एक अप्रत्याशित हीरो सामने आया। कोई जटिल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी चीज, राज्यों द्वारा किया गया सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, जिसे हम अंग्रेजी में पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर या संक्षेप में केपेक्स कहते हैं। कैपेक्स। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। ये आखिर है क्या? देखिए, कैपेक्स को आप किसी परिवार की कमाई से समझिए। एक होता है रोज का खर्चा, राशन, बिजली का बिल, बच्चों की फीस। अर्थव्यवस्था की भाषा में इसे राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है भविष्य के लिए निवेश, घर बनाना, कोई नई दुकान खोलना या बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च करना। यही है कैपेक्स। ये वो खर्च है जो आज किया जाता है ताकि कल कमाई के नए रास्ते खुलें।
सरकारों के लिए इसका मतलब है सड़कें बनाना, पुल बनाना, बिजली घर बनाना और बंदरगाह बनाना। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ कैपेक्स ही वो जादू की छड़ी है? हो सकता है इन राज्यों में राजनीतिक स्थिरता या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे दूसरे कारक भी काम कर रहे हों। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और कोई भी एक कारक अकेले सब कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन इस विश्लेषण में बाकी कारकों की तुलना में कैपेक्स का प्रभाव कहीं ज्यादा मजबूत और स्पष्ट नजर आता है। और इसकी वजह है इसका दोहरा असर। दोहरा असर वो कैसे? पहला तो सीधा है, जब आप सड़कें और बंदरगाह बनाते हैं तो सामान की आवाजाही आसान हो जाती है, लॉजिस्टिक्स की लागत कम होती है और व्यापार बढ़ता है। ये विकास के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। लेकिन इसका दूसरा असर मनोवैज्ञानिक है और शायद ज्यादा शक्तिशाली भी। मनोवैज्ञानिक असर मतलब ये निवेशकों के भरोसे से जुड़ा है। बिल्कुल। जब निजी क्षेत्र के निवेशक देखते हैं कि सरकार खुद लंबी अवधि की संपत्ति बनाने में भारी निवेश कर रही है, तो उनका विश्वास बढ़ता है। उन्हें लगता है कि ये सरकार विकास को लेकर गंभीर है और यहाँ का माहौल स्थिर रहेगा। अच्छा। अर्थशास्त्र में इसे क्राउडिंग इन इफेक्ट कहते हैं। सरकार का खर्च निजी निवेश को बाहर धकेलने के बजाय उसे और आकर्षित करता है। मतलब ये एक तरह का भरोसा जगाने वाला असर है। बिल्कुल। जब सरकार खुद अपना पैसा लगाती है तो प्राइवेट कंपनियों को भी यकीन हो जाता है कि यहाँ विकास की गाड़ी लंबी चलेगी और हाँ। वे भी अपना पैसा लगाने से नहीं हिचकिचाते। एकदम सही समझा आपने। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, एक मजबूत नींव रखी जा रही है। लेकिन जैसा अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, क्षितिज पर दो बड़े बादल मंडराने लगे हैं जो इस पूरी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। हाँ, और इन दोनों खतरों को समझना बहुत जरूरी है ताकि ये सकारात्मक कहानी पटरी से ना उतरे। तो पहला खतरा क्या है? पहला खतरा केंद्र सरकार के खजाने से जुड़ा है। हाल के दिनों में टैक्स में कुछ कटौती और अनुमान से कम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की वजह से केंद्र का कर राजस्व मतलब टैक्स रेवेन्यू थोड़ा दबाव में है। और इसका सीधा असर राज्यों पर पड़ता है ना? वित्त आयोग की सिफारिशों के जरिए। एकदम सही। वित्त आयोग के नियमों के तहत केंद्र अपने करों का 41% हिस्सा राज्यों के साथ बांटता है। हाँ। तो गणित सीधा है, अगर केंद्र की कमाई कम होगी तो राज्यों को मिलने वाला हिस्सा भी अपने आप कम हो जाएगा। और वित्त वर्ष 2025 के शुरुआती आंकड़े यही दिखा रहे हैं। तो इस कमी से निपटने के लिए राज्यों ने क्या किया है? क्या उन्होंने अपने कैपेक्स यानी इस हीरो वाले खर्च पर कैंची चला दी है? अलिकत तो नहीं, और ये एक अच्छी बात है। अभी तक राज्यों ने कैपेक्स में कटौती करने के बजाय अपना राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया है। मतलब उधार लेकर खर्च कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने उधार लेकर खर्च जारी रखा है, लेकिन ये रणनीति लंबे समय तक नहीं चल सकती क्योंकि हर उधार पर ब्याज चुकाना पड़ता है। एक समय के बाद राज्य की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराना कर्ज और उसका ब्याज चुकाने में चला जाएगा और विकास के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। तो एक खतरा तो बाहर से आ रहा है, यानी केंद्र से मिलने वाले पैसे में कमी। लेकिन क्या ये राज्य अपने घर में सब कुछ ठीक कर रहे हैं? लेख इस पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है और यहीं पर दूसरा खतरा सामने आता है। दूसरा खतरा राज्यों के अपने खर्च करने के तरीके से जुड़ा है। खास तौर पर चुनावों के आसपास कई राज्यों में नई या पहले से चल रही नकद हस्तांतरण योजनाओं मतलब कैश ट्रांसफर स्कीम्स का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। लेख में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा जैसे कई राज्यों का जिक्र है। इन योजनाओं को अक्सर रेवड़िया भी कहा जाता है, लेकिन समस्या क्या है? इससे तो सीधे लोगों के हाथ में पैसा पहुंचता है। समस्या इनके इरादे में नहीं, बल्कि इनके आर्थिक प्रभाव में है। ये योजनाएं राज्यों के चालू व्यय यानी करंट एक्सपेंडिचर का हिस्सा हैं। जब इस तरह का खर्च बहुत तेजी से बढ़ता है, तो यह उस पैसे को खा जाता है जो लंबी अवधि के निवेश यानी कैपेक्स के लिए रखा गया था। अच्छा। अब तक कई राज्यों ने संतुलन बनाए रखा है, लेकिन अगर यह प्रवृत्ति बढ़ती गई तो कैपेक्स पर दबाव आना तय है। ये उस परिवार की तरह है जो भविष्य के लिए घर बनाने का पैसा रोज की पार्टियों में खर्च कर दे। तो एक तरफ घटती आमदनी और दूसरी तरफ बढ़ते खर्चे, ये तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरनाक कॉकटेल है। तो इस अभिसरण की कहानी को पटरी पर रखने के लिए लेख क्या सुझाव सुझाता है? समाधान के लिए केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर जिम्मेदारी उठानी होगी। शुरुआत केंद्र से करते हैं। केंद्र के पास एक बहुत ही प्रभावी उपकरण है, राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय ऋण कार्यक्रम या कैपेक्स लोन्स टू स्टेट्स प्रोग्राम। आज वाला ऋण है
जो केंद्र राज्यों को देता है, लेकिन एक शर्त के साथ। और शर्त क्या है? शर्त यह है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ केपेक्स के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। इसे वेतन या सब्सिडी पर खर्च नहीं किया जा सकता। लेख का सुझाव है कि केंद्र को इस कार्यक्रम का और विस्तार करना चाहिए, इसे और बड़ा और लचीला बनाना चाहिए। यह दिलचस्प है। मतलब ये पैसा सही जगह लगे ये सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही यह केंद्र के अपने केपेक्स का पूरक भी है। जैसे अगर केंद्र सरकार नेशनल हाईवे बना रही है तो राज्य इस पैसे से शहरों के अंदर की सड़कें और लॉजिस्टिक्स सुधार सकते हैं, जिससे कनेक्टिविटी की पूरी चेन बन जाए। बिल्कुल। अब आते हैं राज्यों की भूमिका पर। उन्हें भी विकास के नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार करना होगा। केंद्र ने लगभग 23 जमीनी स्तर के सुधारों की सूची बनाई है जिन्हें राज्य लागू कर सकते हैं, लेकिन इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है श्रम कानूनों में ढील देना। श्रम कानून एक संवेदनशील विषय है। लेख यहाँ किस खास बदलाव की बात कर रहा है? देखिए, सरकार ने नया औद्योगिक संबंध कोड लागू किया है। इसके तहत पहले जहां 100 कर्मचारियों वाली कंपनी को भी छटनी करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी, अब यह सीमा बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी गई है। और इससे कंपनियों को ज्यादा लचीलापन मिलता है। पर इसमें राज्यों की क्या भूमिका है? इस कानून में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह राज्यों को इजाजत देता है कि वे चाहें तो इस 300 की सीमा को और भी बढ़ा सकते हैं। जो राज्य ऐसा करेंगे वे उन बड़ी बड़ी वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं और जिन्हें लचीले श्रम कानूनों की जरूरत होती है। सही बात है। यह औद्योगिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। और ये बात हमें सीधे वैश्विक परिदृश्य से जोड़ती है। पूरी दुनिया में इस समय सप्लाई चेन को लेकर एक बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। निश्चित रूप से कई कंपनियां China+1 की रणनीति अपना रही हैं, यानी वे चीन के अलावा दूसरे देशों में भी अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना चाहती हैं। यहाँ भारत के लिए और खासकर इन उभरते राज्यों के लिए एक सुनहरा अवसर है। किन क्षेत्रों में ये अवसर सबसे ज्यादा है? खास तौर पर कपड़ा, जूते, फर्नीचर और खिलौने जैसे श्रम प्रधान मतलब लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों में विदेशी निवेश FDI आकर्षित करने का एक बड़ा मौका है। वियतनाम जैसे छोटे से देश ने पिछले कुछ सालों में इसी अवसर का लाभ उठाकर अपनी अर्थव्यवस्था को पंख लगा दिए हैं। और भारत के ये उभरते राज्य इस वैश्विक दौड़ में कहाँ खड़े हैं? इन राज्यों के पास एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का है मजदूरी का लाभ, यानी वेज एडवांटेज। यहाँ कुशल श्रम अपेक्षाकृत सस्ता है। अगर इस फायदे को बेहतर बुनियादी ढांचे जो कैपेक्स से बन रहा है और आसान श्रम कानूनों के साथ जोड़ दिया जाए तो ये राज्य वैश्विक निर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। ये इनके विकास की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि संकेत सकारात्मक हैं। आर्थिक अभिसरण की एक नई और उम्मीद भरी शुरुआत हुई है, जिसका हीरो है केपेक्स। लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है और इस गति को बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों को बहुत सोच समझकर और मजबूती से कदम उठाने होंगे। बिल्कुल सही। ये एक नाजुक दौर है। सही फैसले इस सकारात्मक प्रवृत्ति को मजबूत कर सकते हैं और गलत फैसले इसे आसानी से पटरी से उतार सकते हैं। तो आज की इस चर्चा का सार यह है कि राज्यों द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय भारत में एक शुरुआती लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक अभिसरण को जन्म दे रहा है। लेकिन यह प्रवृत्ति कितनी टिकाऊ होगी, यह आने वाले समय में राजकोषीय दबावों और नीतिगत विकल्पों पर निर्भर करेगा। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। ये लेख आर्थिक और नीतिगत उपायों पर तो ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन उस राजनीतिक इच्छा शक्ति का क्या? क्या हमारे राज्य विशेष रूप से एक प्रतिस्पर्धी संघीय ढांचे में राजस्व व्यय यानी कि नकद हस्तांतरण जैसी योजनाओं के तात्कालिक और लोक लुभावन आकर्षण का विरोध कर पाएंगे, ताकि उस पैसे को दीर्घकालिक पूंजी निवेश में लगाया जा सके जिसका चुनावी लाभ शायद तुरंत नजर न आए? ये वाकई एक अरब डॉलर का सवाल है, जिसका जवाब भारत के अगले दशक की आर्थिक दिशा तय करेगा। इस तरह के और विश्लेषण के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।